दूसरे विश्व युद्ध के बाद दुनिया को मिले थे दो सुपर पावर देश, यूएस और यूएसएसआर। फिर उसके बाद कई दशकों तक इन दोनों सुपर पावर के बीच कोल्ड वॉर चली, जिसमें कई देश बर्बाद हो गए। इवन आज भी इन दोनों देशों के चलते कई देश बर्बाद हो रहे हैं, जैसे कि यूक्रेन। और आने वाले समय में भी इन दोनों देशों के चलते बहुत से देश बर्बाद होंगे। 1991 में यूएसएसआर 15 देशों में टूट गया। उसमें से सबसे बड़ा देश रशिया दुनिया के सामने आया और आज यूएसएसआर के दो देशों के बीच लड़ाई चल रही है, यूक्रेन और रशिया। 2014 तक इन दोनों देशों के बीच सब कुछ सही चल रहा था, पर 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया को एनेक्स किया और यूक्रेन में एंटी रशियन गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ, तब से इन दोनों देशों के बीच रिलेशन खराब होते गए। यूक्रेन ने नेटो में ज्वाइन करने की इच्छा जताई, पर रशिया को यह पसंद नहीं आया, क्योंकि यूक्रेन के इस एक्शन से रशिया का बॉर्डर थ्रेट बढ़ जाता है। तो अपनी बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए रशिया ने यूक्रेन पर अटैक कर दिया। जब तक रशिया ने यूक्रेन पर अटैक नहीं किया था, तब तक नेटो देश कहते थे कि हम यूक्रेन की सुरक्षा करेंगे, उसे रशिया से बचाएंगे। पर जब रशिया ने अटैक कर दिया तो सारे नेटो देश भाग खड़े हुए और उसमें सबसे आगे अमेरिका था। देखो, इस समय अमेरिका को बिल्कुल भी आइडिया नहीं है कि रशिया को कैसे काउंटर करना है। इसीलिए अमेरिका ने वेस्टर्न देशों के साथ मिलकर प्रोपेगेंडा का सहारा लिया है। जैसे कि रशिया के अगेंस्ट प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। सीरिया, इराक, पैलेस्तीन में हुए बम धमाके की रॉन्ग फुटेज और इमेजेस शेयर की जा रही हैं। इसके अलावा ये बताया जा रहा है कि रशिया के 5,000, 6,000, 7,000 सैनिक यूक्रेन में मर गए हैं। 200 से 250 टैंक बर्बाद हो गए हैं। कई सारे एयरक्राफ्ट तबाह हो गए हैं, लेकिन इसका कोई ऑफिशियल डेटा नहीं है, सिर्फ प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है। इसके अलावा रशियन मीडिया को भी ब्लॉक कर दिया गया है कि रशिया अपना पॉइंट ऑफ व्यू दुनिया के सामने ना रख सके। रशियन फुटबॉल टीम को यूएफए से बाहर निकाल दिया गया है। इसके अलावा और भी बहुत से वेरियस स्पोर्ट्स इवेंट में से रशिया को बाहर निकाल दिया गया है। इसके अलावा हॉलीवुड की मूवीज रशिया में रिलीज नहीं होंगी, आर्टिस्ट को बैन कर दिया गया है। हर जगह से रशिया पे प्रेशर बनाया जा रहा है, पर इन सब के बावजूद रशिया रुक नहीं रहा है। तो अब रशिया पे तमाम सैंक्शन लगा दिया गया है। प्रॉपर लेफ्टिस्ट वाला गेम चल रहा है, पर फिर भी सभी वेस्टर्न कंट्रीज रशिया को रोक नहीं पा रही हैं। वो इसलिए क्योंकि रशिया को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि पुतिन को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा क्यों है, आइए जानते हैं। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका चार्जिंग पॉइंट हिंदी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 वजह बताऊंगा जिससे आपको पता चलेगा कि रशिया को सैंक्शन से डर क्यों नहीं लगता है। तो जुड़े रहिए आप इस वीडियो के साथ। 2008 में जब रशिया ने जॉर्जिया पे हमला किया था, तब यूएस और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने उस पर सैंक्शन इंपोज किया था। रशिया को कुछ फर्क नहीं पड़ा। 2014 में रशिया ने क्राइमिया पे अटैक किया, तब उस समय भी अमेरिका और तमाम वेस्टर्न कंट्रीज ने रशिया पे सैंक्शन इंपोज किया था। G8 में से रशिया को बाहर निकाल दिया था। G8 G7 बन गया था। रशिया को फिर भी कुछ फर्क नहीं पड़ा और अब 2022 में यूक्रेन पे अटैक करने के बाद रशिया पे फिर से सैंक्शन इंपोज कर दिया गया और रशिया को इससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। एक्चुअल में रशिया को सैंक्शन की आदत हो गई है। 2008 में रशिया की जीडीपी 1.7 ट्रिलियन डॉलर थी। फिर 2008 में रशिया ने जॉर्जिया पे अटैक कर दिया, तो यूएस और वेस्टर्न देशों ने रशिया पे सैंक्शन लगाया, जिससे रशिया की जीडीपी 2009 में गिर के 1.3 ट्रिलियन डॉलर पे आ गई थी। पर फिर रशिया की इकोनॉमी रिकवर हुई। 2013 में रशिया की जीडीपी 2.2 ट्रिलियन डॉलर हो गई थी। भारत से भी ज्यादा रशिया की जीडीपी थी। पर 2014 में रशिया ने क्राइमिया पे अटैक कर दिया। रशिया पे फिर से हैवी सैंक्शन लगाया गया, जिसके चलते 2 सालों में रशिया की जीडीपी 40% तक गिर गई थी। 2016 में रशिया की जीडीपी 2.2 ट्रिलियन डॉलर से गिर के 1.2 ट्रिलियन डॉलर पे आ गई थी। वैसे 2014 के सैंक्शन आज भी रशिया पे लगे हुए हैं, पर उसके बावजूद रशिया की इकोनॉमी रिकवर हुई। 2022 तक रशिया की जीडीपी 1.6 ट्रिलियन डॉलर पे आ गई थी। पर 2022 में रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया और वेस्टर्न देशों ने फिर से वही किया, रशिया पे सैंक्शन इंपोज किया। इस बार अमेरिका और यूरोपियन देशों ने रशिया को स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से भी बाहर कर दिया है। स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से बाहर करने का मतलब फाइनेंशियल न्यूक्लियर बॉम्ब गिराने जैसा है। स्विफ्ट बैन से रशिया की इकोनॉमी को हैवी लॉस होगा, पर रशिया इसे भी झेलेगा। कैसे, ये मैं आपको आगे के पॉइंट्स में बताता हूं। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे कि रशिया पे इतने हैवी सैंक्शंस लगने के बाद भी रशिया की जीडीपी बढ़ कैसे रही थी। तो देखो, रशिया वर्ल्ड्स 11th लार्जेस्ट एक्सपोर्टर कंट्री है। रशिया एक्सपोर्ट ज्यादा करता है और इंपोर्ट कम करता है, और एक्सपोर्ट में रशिया सबसे ज्यादा ऑयल एंड गैस एक्सपोर्ट करता है, और सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट वो यूरोपियन कंट्री को करता है, फिर उसके बाद चाइना को। इसके अलावा अमेरिका ने कई सालों से अपना पूरा दम लगा के रखा है रशियन डिफेंस इंडस्ट्री को बर्बाद करने के लिए। अमेरिका ने रशियन डिफेंस इंडस्ट्री पे हैवी सैंक्शन इंपोज करके रखा है, पर उसके बावजूद रशिया की डिफेंस इंडस्ट्री ने 2019 में 19 बिलियन डॉलर का वेपन बेचा था। आज भी ग्लोबली अमेरिका के बाद सबसे ज्यादा वेपन रशियन मेड बिकते हैं। डिफेंस एक्सपोर्ट में रशिया का शेयर 20% है। तो ऑयल एंड गैस और वेपन के एक्सपोर्ट के चलते रशियन इकोनॉमी आज भी ठीक ठाक चल रही है।
अब आप कहोगे कि रशिया के एक्सपोर्ट और उसकी इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए अमेरिका और यूरोपियन देशों ने उसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा दिया है। अब इसके चलते रशियन बैंक को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में बहुत प्रॉब्लम आएगी, रशियन कंपनीज को प्रॉब्लम आएगी, आम लोगों को इंटरनेशनल पेमेंट लेने में प्रॉब्लम आएगी। और जब रशिया प्रॉपर तरीके से एक्सपोर्ट नहीं कर पाएगा तो उसकी इकोनॉमी भी ईरान की तरह बर्बाद हो जाएगी। स्विफ्ट बैन ने ईरान की इकोनॉमी को 4 साल में ही बर्बाद कर दिया था। कोई भी देश ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा था, इवन भारत भी ईरान से क्रूड ऑयल नहीं खरीद रहा था। इससे ईरान की इकोनॉमी को हैवी लॉसेस होने लगे, उसकी करेंसी बर्बाद हो गई, ईरान में इन्फ्लेशन बहुत बढ़ गई, ईरान को कहीं से लोन नहीं मिल रहा था, ग्लोबल कंपनीज ईरान से चली गई, ईरान में गरीबी बढ़ गई। तो स्विफ्ट बैन होने से ईरान की इकोनॉमी पूरी तरह से बर्बाद हो गई थी। इवन आज भी ईरान का यही हाल है। पर क्या ये चीज रशिया के साथ होगी? तो देखो, इसके चांसेस 50-50% है। स्विफ्ट बैन से रशिया की करेंसी बहुत तेजी से गिरेगी। स्विफ्ट बैन होने से रशिया को इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने में प्रॉब्लम आएगी, फॉरेन रिजर्व को यूज करने में दिक्कत आएगी। पर ऐसा नहीं है कि रशिया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता है। रशिया इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अभी भी कर सकता है, जैसे कि गोल्ड में ट्रेड कर सकता है, अपनी करेंसी में ट्रेड कर सकता है, जिस देश के साथ ट्रेड कर रहा है उसकी करेंसी में ट्रेड कर सकता है। और वैसे भी रशिया ने स्विफ्ट का तोड़ पहले ही निकाल दिया है। 2014 में जब रशिया ने क्राइमिया पे अटैक किया था, तब यूएस ने रशिया को स्विफ्ट से निकालने की धमकी दी थी। तब उसके बाद से रशिया के सेंट्रल बैंक ने स्विफ्ट का अल्टरनेटिव ढूंढना शुरू किया और SPFS सिस्टम फॉर ट्रांसफर ऑफ फाइनेंशियल मैसेज सिस्टम को बनाया। SPFS में अब तक रशिया ने 400 फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस और 23 फॉरेन बैंक को जोड़ रखा है। और अब स्विफ्ट बैन होने के बाद हो सकता है कि रशिया SPFS में भारत और चाइना दोनों को जोड़ ले। एक बात मैं आपको ये भी बता दूं कि रशिया अपनी 20% डोमेस्टिक पेमेंट SPFS के थ्रू करता है। इसके अलावा रशिया सबसे ज्यादा ट्रेड चाइना के साथ करता है। रशिया और चाइना पिछले 3-4 सालों से ही डी-डॉलराइजेशन पे काम कर रहे हैं। दोनों देश डॉलर के अलावा आपस में गोल्ड, युआन और रूबल में ट्रेड कर रहे हैं। इसके अलावा भारत और रशिया ने भी कई बार रूपी और रूबल में ट्रेड किया है। तो स्विफ्ट बैन होने से शुरुआत में रशिया को प्रॉब्लम होगी, पर रशिया इसे भी हैंडल कर लेगा। पर स्विफ्ट बैन होने से सिर्फ रशिया को प्रॉब्लम नहीं होगी, यूरोप को भी होगी। कैसे, बताता हूं। यूएस और उसकी अलाइड कंट्रीज ने रशिया की इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए उसे स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम से हटा तो दिया है, पर इससे सिर्फ रशिया को नुकसान नहीं होगा, यूरोप को भी होगा। क्योंकि यूरोप एनर्जी के लिए रशिया पे बहुत डिपेंडेंट है। यूरोप की 40% एनर्जी रशिया फुलफिल करता है। तो रशिया पे स्विफ्ट बैन करने से यूरोप में ऑयल एंड गैस की प्राइस बहुत बढ़ जाएगी। और ये देखने को भी मिल रहा है। ऑलरेडी क्रूड ऑयल की प्राइस $110-120 पर बैरल को क्रॉस कर गई है। तो जितनी क्रूड ऑयल की प्राइस बढ़ेगी, नेचुरल गैस की प्राइस बढ़ेगी, उतना यूरोप को नुकसान होगा और रशिया को फायदा होगा। क्योंकि रशिया यूरोप में ऑयल एंड गैस का सबसे बड़ा सप्लायर है। और पिछले साल यूरोप में जब ऑयल एंड गैस की प्राइस बढ़ी थी, तब यूरोप के कुछ देशों में एनर्जी क्राइसिस भी देखने को मिली थी। यूक्रेन क्राइसिस के चलते यूरोपियन देश रशिया से ऑयल एंड गैस नहीं खरीदेंगे, पर 6-7 महीने बाद जब ठंड वापस से आएगी और ऑयल एंड गैस की प्राइस यूरोप में बहुत बड़ी आएगी, तब थक हार कर यूरोपियन देश रशिया से वापस से ऑयल एंड गैस खरीदेंगे। क्योंकि रशिया से सस्ता ऑयल एंड गैस यूरोपियन कंट्रीज को कोई और देश नहीं बेच सकता है। रशिया से प्रॉपर गैस पाइपलाइन यूक्रेन के थ्रू यूरोप में जाती है। लॉजिस्टिक कॉस्ट ना के बराबर लगती है। रशिया से आई गैस यूरोप में लोगों के घरों को गर्म रखने में मदद करती है, उनकी फैक्ट्रीज को पावर देती है और व्हीकल को फ्यूल देती है। तो स्विफ्ट बैन से जितना नुकसान रशिया को होगा, उतना ही नुकसान यूरोप को भी होगा। एक और वजह है जिसके चलते पुतिन को सैंक्शन से डर नहीं लगता है, और वो रीजन है रशिया की इंटरनल पॉलिटिक्स। रशिया में पुतिन को 2036 तक प्रेसिडेंट पोस्ट से कोई नहीं हटा सकता है। 2000 से 2008 तक पुतिन रशिया के प्राइम मिनिस्टर थे। पहले रशिया में पावर प्राइम मिनिस्टर के पास हुआ करती थी, पर जब पुतिन का टेन्योर खत्म हो रहा था, तब वो रशिया के प्रेसिडेंट बन गए और प्राइम मिनिस्टर की पावर प्रेसिडेंट पोस्ट को दे दी। फिर उसके बाद पुतिन ने रशिया के प्रेसिडेंट का टेन्योर बढ़ा दिया, जिससे वो 2024 तक रशिया के प्रेसिडेंट बने रहेंगे। पर फिर भी पुतिन का मन नहीं भरा, तो उन्होंने 2036 तक खुद को रशिया का प्रेसिडेंट नियुक्त कर लिया। तो 2036 तक पुतिन को रशिया के प्रेसिडेंट पोस्ट से कोई नहीं हटा सकता है। इसी के चलते पुतिन को सत्ता गिरने का कोई डर नहीं है, और इसीलिए पुतिन सैंक्शन से नहीं डरते। उन्हें पता है कि सैंक्शन के चलते अगर रशिया में कोई प्रोटेस्ट हुआ तो पुतिन उसे बंद करा देंगे और पावर में बने रहेंगे। तो देखो, सैंक्शन से रशिया कभी भी नहीं डरा है, बल्कि और एग्रेसिव हो गया है। अगर सैंक्शन से रशिया को कुछ फर्क पड़ता तो रशिया 2008 में जॉर्जिया पे अटैक करने के बाद 2014 में क्राइमिया पे अटैक नहीं करता, और 2014 में हैवी सैंक्शंस लगने के बाद 2022 में यूक्रेन पे अटैक नहीं करता। देखो, स्लीपी जो बाइडेन अब रशिया का ज्यादा कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। अफगानिस्तान से पुल आउट करने के बाद बाइडेन की जो बेइज्जती हुई है, अपनी बेइज्जती को कम करने के लिए और अपनी रेटिंग को बढ़ाने के लिए बाइडेन रशिया को प्रोवोक करने लगे थे और खामखा सैंक्शन इंपोज करने लगे थे। फिर उसके बाद यूक्रेन को नेटो में लाने की बात तेज कर दी। यूक्रेन भी अमेरिका की बात पे आ गया और रशिया को आंखें दिखाने लगा। तो अंत में रशिया को यूक्रेन पे अटैक करना ही पड़ा, और जब यूक्रेन को यूएस और नेटो की जरूरत पड़ी, तब किसी ने मदद नहीं की, सिर्फ सैंक्शन इंपोज किए। और ये बात यूक्रेन के प्रेसिडेंट ने भी बोली है। तो एंड में नुकसान यूक्रेन को ही ज्यादा हुआ है।
कुछ टाइम बाद यूरोप थक हार कर रशिया से फिर से ट्रेड करने लगेगा और बाइडेन की बेइज्जती फिर से होगी। और अगर रशिया को इन सैंक्शन से ज्यादा लॉस होता है तो पुतिन न्यूक्लियर वॉर की थ्रेट पहले ही दे चुके हैं। पुतिन को पहले सभी वेस्टर्न देशों ने बहुत हल्के में लिया था, जिसका नतीजा वो भुगत रहे। और अगर पुतिन को इस युद्ध में ज्यादा लॉस हुआ तो फिर वो कुछ भी कर सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है कि अब आपको सब समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अब आप मुझे सपोर्ट भी कर सकते हैं पेट्रियन और यूट्यूब में ज्वाइन बटन के थ्रू। एक बात मैं कहना चाहता हूँ, आप जितनी मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे उतनी ही रीच मेरी बढ़ेगी और उतने ही लोग मेरे से जुड़ेंगे। तो वीडियो को शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मैं ऐसे ही एजुकेशनल वीडियोस लाता रहूंगा आप लोगों के लिए। तो अभी तक के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।